अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीपीसी की सीरीज़ के अंदर ऑर्डर 5। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ऑर्डर 4 और 4A और आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर 5। इसके अंदर 30 रूल्स होंगे और रूल 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे कि समन क्या होता है और उसके साथ और क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं। 9 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे कि इसकी सर्विस कैसी होती है, मोड्स क्या होते हैं, क्या क्या तरीका होता है, किस बंदे पर कैसे ये समन सर्व किया जाता है। ऑर्डर 5 को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर इसका हमें बहुत ही ज़्यादा अमल दरामद नज़र आता है और इसके अलावा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है और इंटरव्यूज़ में भी ऑर्डर 5 के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपने किसी डिफेंडेंट के खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स करवानी है तो आपने ऑर्डर 5 के कंप्लेंट्स कराना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्डर 5 के आप रूल्स को पूरा नहीं करते तो ये इरेगुलरिटी होगी, आपकी एक्स पार्टी डिग्री भी उसके खिलाफ नहीं हो सकती और आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करा सकते। और इसी तरह जब आपका डिफेंडेंट नहीं आता, ऑर्डर 5 के रूल्स पूरे नहीं हो जाते हैं, आप पूरे कर लेते हैं और आपका डिफेंडेंट नहीं आता तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो ऑर्डर 9 के अंदर हम पढ़ेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस, कि जब ऑर्डर 5 में अदालत ऑर्डर करती है कि आप आ जाए और वो नहीं आता तो फिर अदालत के पास पेनल्टीज़ क्या हैं, ये हम ऑर्डर 9 के अंदर हम पढ़ेंगे। और ऑर्डर 5 के अंदर हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपना रूल 1। तो रूल 1 के अंदर वो बताता है समन्स यानी कि जब भी कोई दावा ड्यूली इंस्टीट्यूट होगा यानी कि सही तरीके से दावा दायर हो जाएगा तो फिर अदालत डिफेंडेंट को कहेगी कि आप हाजिर हों और आप जवाब दें। इसके अंदर इसने मे का वर्ड इस्तेमाल किया है कि कोर्ट में इशू समन। अब मे से मुराद ये नहीं है कि अदालत के पास ये पावर है कि अदालत समन को रिफ्यूज़ कर सकती है, बल्कि मे से मुराद उसने आगे प्रोवाइज़ो को रेफ़र किया है कि प्रोवाइज़ो के अंदर है अगर इंस्टीट्यूशन के टाइम पर प्लेंट इंस्टीट्यूशन के टाइम पर डिफेंडेंट खुद हाजिर हो जाता है और एडमिट कर लेता है क्लेम को तो फिर उसको समन नहीं किया जाएगा। तो मे से मुराद ये है। तो उसके बाद वो कहता है कि जिसको समन किया जाएगा वो 3 तरीके से आ सकता है। एक तो वो असालतन आ सकता है इन पर्सन, दूसरा वो वकालतन आ सकता है बाय प्लीडर, लेकिन वो प्लीडर जिसको सारे मटेरियल क्वेश्चंस का आंसर आता हो यानी कि वो आंसर करने के लिए तैयार हो। और अगर वो प्लीडर आंसर यानी कि उसको अभी नहीं पता सारे मटेरियल क्वेश्चंस का तो उसके साथ कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो उस केस के सारे मटेरियल क्वेश्चंस का आंसर जानता है, तो इसके ज़रिए भी आ सकता है। यानी कि इन पर्सन भी बंदा आ सकता है, वकील के ज़रिए भी आ सकता है, या वकील के साथ कोई और बंदा जो जवाब दे सके उसके ज़रिए भी आ सकता है। और उसके बाद वो कहता है कि उस समन के ऊपर अदालत का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज होगा या जज जिसको अपॉइंट कर दें वो ऑफिसर क्या करेगा, उसके ऊपर दस्तखत करेगा और मोहर लगाएगा। मोहर के बारे में, अदालत की सील के बारे में हम सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के सेक्शन 26 के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि सील कैसे होती है। तो उसके अंदर तो ठीक है, अदालत का नाम होगा, बीच में चांद और तारा होगा, इस किस्म की। और एक और सील भी होती है जिसके ऊपर जज साहब का नाम लिखा होता है, तो ये उस सील की बात कर रहा है। तो उसके ऊपर अदालत की मोहर भी होगी और जज साहब के दस्तखत भी होंगे और वो समन भेजा जाएगा। बेसिकली ये रूल जो बेस करता है ये करता है आडी अल्ट्रम पार्टम के मैक्सिम के ऊपर कि किसी को भी नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड यानी कि बगैर सुने किसी के ख़िलाफ़ फैसला नहीं दिया जा सकता। तो ये इस मकसद के लिए होता है कि डिफेंडेंट को बुलाया जाए और अपीयर से मुराद है कि वो हाजिर हो या रिप्रेजेंट करे और अपना जवाब दावा जो उसके हक़ में जो भी बनता है वो अदालत में दायर करे। उसके बाद रूल 2 के अंदर वो बताता है कि समन के साथ अर्जी दावे की कापी भी भेजी जाएगी और अगर इजाज़त अदालत दे तो फिर कोई या मुख्तसर बयान भेजा जाएगा। यानी कि समन के साथ या तो प्लेंट की कापी भेजी जाएगी या कोई मुख्तसर बयान कंसाइंस स्टेटमेंट भेजी जाएगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि प्लेंटिफ का क्लेम क्या है। इसका मकसद ये होता है कि अदालत के वक्त को बचाया जाए। अब अगर उसको सिर्फ समन भेजा जाए, फिर वो हाजिर हो, फिर वो जवाब दावे, फिर वो अर्जी दावे की कापी ले, फिर वो जवाब दावा तैयार करे, तो इस पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका मकसद ये होता है कि जब उसको समन जाए साथ में उसको प्लेंट की कापी भी जाए ताकि वो अपना जवाब तैयार करे और जब वो खुद हाजिर हो तो अपना जवाब दावा भी साथ लेकर आए। उसके बाद रूल 3 के अंदर वो बताता है कि जैसे 1 में हमने पढ़ा इन पर्सन भी आ सकता है, प्लीडर के ज़रिए भी आ सकता है। अब अगर अदालत चाहती है कि नहीं उसने लाजमी इन पर्सन आना है तो फिर अदालत इसके लिए उसको ऑर्डर कर सकती है और समन के ऊपर अदालत लिख देगी कि आपने इन पर्सन ही लाजमी अपीयर होना है। और अगर अदालत चाहती है कि उसी दिन प्लेंटिफ भी हाजिर हो इन पर्सन तो अदालत उसको भी ऑर्डर कर देगी कि आप भी इन पर्सन उसी दिन हाजिर हों। और इसके लिए हमने पर्सनल अपीयरेंस से एग्जाम्शन भी पढ़ी थी सेक्शन 132 और 133 के अंदर कि किन लोगों को एग्जाम्शन हासिल है कि वो पर्सनल अपीयरेंस उनकी अदालत डिस्पेंस विद कर सकती है, वो ना आए तो। उसके बाद एक और बात यह है कि अगर अदालत ने जिसको इन पर्सन आने का ऑर्डर किया और वो नहीं आया तो इसकी पेनल्टी क्या है अदालत के पास, वो ऑर्डर 9 रूल 12 के अंदर है और ऑर्डर 9 के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि उसकी क्या पेनल्टी है। उसके बाद है जी रूल 4।
तो जैसे रूल 3 के अंदर हमने पढ़ा कि पर्सनल अपीयरेंस के बारे में, रूल 4 बताता है कि किसी भी बंदे को इन पर्सन नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन 3 सूरतों में। अगर तो वो अदालत की जुरिस्डिक्शन में रहता है तो फिर उसे बुलाया जा सकता है। अगर वो अदालत की जुरिस्डिक्शन से तो बाहर है लेकिन 50 मील के अंदर है तो फिर उसे बुलाया जा सकता है। अगर 50 मील से भी बाहर है लेकिन कोई रेलवे या कोई स्टीमिंग कम्युनिकेशन या फिर कोई और पब्लिक कन्वेंस है और फिर भी वो 200 मील के अंदर है तो फिर भी उसे बुलाया जा सकता है। यानी कि पहला तो अदालत की जुरिस्डिक्शन में हो, दूसरा अगर बाहर है तो 50 मील के अंदर हो, तीसरा अगर बाहर है और रेलवे वगैरह या कोई और पब्लिक कन्वेंस है तो फिर 200 मील के अंदर हो तो फिर उसे बुलाया जा सकता है। बेसिकली ये रूल अब एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। CPC बनी थी 1908 के अंदर और आज है 2022, तो 100 साल से भी ऊपर गुजर गए हैं। तो पहले जो सफ़र होते थे वो होते थे दिनों के हिसाब से, अब सफ़र होते हैं घंटों के हिसाब से। तो अब अदालत पेशावर, लाहौर, कराची से भी बंदे को बुला लेती है कि आप हाजिर हों। तो ये अब एज सच इस पर कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं हो रही। उसके बाद है जी रूल 5। रूल 5 के अंदर वो बताता है कि अगर समन है फाइनल डिस्पोजल के केस के लिए, यानी कि कोई सिंपल केस है, कोई स्मॉल काजेस कोर्ट का केस है, तो उसके लिए अदालत ऑर्डर करती है कि इसको फाइनल डिस्पोज ऑफ करना है। और अगर है इश्यूज़ के फैसले के लिए तो फिर अदालत समन के ऊपर लिखेगी, यानी कि अदर डिफेंडेंट को बुलाना है और उसको बताना है कि आपका बिल्कुल फाइनल डिस्पोज ऑफ हो जाएगा केस, तो फिर उसके ऊपर अदालत लिखेगी कि फाइनल डिस्पोजल के लिए। अगर है इश्यूज़ के फैसले के लिए, यानी कि इशू फ्रेम हो रहे हैं और हो गए हैं और उनके ऊपर जो फैसला होना है उसके लिए अदालत बुला रही है, तो फिर ये भी अदालत लिखेगी। बेसिकली इश्यूज़ के लिए अदालत को दोबारा समन करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि डिफेंडेंट ऑलरेडी पेश हो रहा होता है, तो फिर अदालत इश्यूज़ के लिए उसको दोबारा नहीं बुलाती। और अगर डिस्पोज ऑफ फाइनल करना है तो फिर वो पहले जब उसकी अपेयरेंस के लिए अदालत उसको बुलाती है तो उसके ऊपर लिख देती है कि आपने बिल्कुल फ़ाइनल डिस्पोजल के लिए आना है और अदालत आपका फ़ैसला बिल्कुल फ़ाइनल कर देगी। उसके बाद है जी रूल 6। रूल 6 के अंदर वो बताता है कि जब अदालत ने अब बंदे को बुलाना है तो अदालत ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। क्या? एक तो अदालत ने अपने करंट बिजनेस का ख्याल रखना है, यानी कि अदालत की किल्लत या कसरत कार की, यानी कि अदालत के अंदर कितना काम चल रहा है, अदालत के पास टाइम कम है या ज़्यादा है, अदालत के पास काम का बर्डन है, कम है काम, इस चीज़ को मद्देनज़र रख के। दूसरा, अदालत ने यह देखना है कि डिफेंडेंट रहता कहाँ है और उसको समझ जाने में कितना वक्त लगेगा, फिर उसके बाद उसका जवाब दावा तैयार करने में कितना टाइम लगेगा, फिर उसको वापस लाने में कितना टाइम लगेगा। तो इन सारी बातों को अदालत मद्देनज़र रख के उसको एक टाइम देगी कि आपने इस तारीख़ पर अपीयर होना है। उसके बाद रूल 7 के अंदर वो बताता है कि अदालत जब समन करेगी तो उसके ऊपर ये भी लिखेगी कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं कि जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं कि मेरा केस इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सपोर्ट करता है, तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स भी आपने साथ में लाने हैं और अदालत को दिखाने हैं। उसके बाद जैसे रूल 5 के अंदर हमने पढ़ा कि अदालत फ़ाइनल डिस्पोजल के लिए भी बुला सकती है और इश्यूज़ के फैसले के लिए भी बुला सकती है। अगर अदालत ने फ़ाइनल डिस्पोजल के लिए बंदे को बुलाना है, डिफेंडेंट को बुलाना है, तो फिर अदालत उसके ऊपर यह भी लिखेगी कि आप साथ में अपने गवाहान, जिनकी गवाही के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं कि मेरा केस इन गवाहान की गवाही के ऊपर सपोर्ट करता है, तो फिर आप उन गवाहान को भी साथ में अपने हमरा लाएंगे। उसके बाद रूल 9 के अंदर वो बताता है कि अब समन भेजा कैसे जाएगा। समन भेजा ऐसे जाएगा कि अगर डिफेंडेंट अदालत की जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता है या इस जुरिस्डिक्शन के अंदर उसका कोई एजेंट है। कौन सा एजेंट? जो ऑर्डर 3 के रूल 6 के अंदर हमने पढ़ा था, वो एजेंट जो समन एक्सेप्ट करने के लिए एजेंट बनाया जाता है। अगर ये दो इस अदालत की जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हैं तो फिर अदालत अगर कोई और ऑर्डर नहीं करती तो फिर ये होगा कि अदालत इनको कह देगी कि आपने अपने एक प्रॉपर ऑफिसर को कह देगी कि आपने इनके ऊपर समन की तामील करानी है, या उस पर लिख देगी कि आप अपने किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर से इसकी तामील करा दें। ये कौन होता है? ये अदालत का एहलकार होता है। ये हमारे प्रोसेस सेल के अंदर मौजूद होते हैं जो कि अदालत के समन्स को की तामील कराते हैं। उसके बाद वो बताता है कि अगर ऐसा ऑफिसर जिसने समन की तामील करानी है वो उस अदालत का नहीं है जो अदालत समन इशू कर रही है, किसी और अदालत का है और दूर बैठा है कहीं, तो फिर अदालत उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए यानी कि डाक के ज़रिए भी ये समन उसको भेज सकती है। ये अब डिफेंडेंट के पास समन नहीं जा रहा बल्कि उस ऑफिसर के पास जा रहा है जिसने उसकी तामील करानी है। उसके बाद सब क्लास 3 के अंदर वो बताता है कि जिस ऑफिसर को ये समन रिसीव हो जाएगा जो अदालत की जुरिस्डिक्शन से दूर है, तो फिर अदालत जब उसको रिसीव हो जाएगा तो उसने उसकी तामील करा के 15 दिन के अंदर फिर अदालत को ये समन रिटर्न करना है। और अगर इस अदालत के बराबर ऑफिसर के ज़रिए इसकी तामील नहीं कराई जाती तो ये एक इरेगुलरिटी होगी। 10 में वो बताता है मोड ऑफ सर्विस के कैसे होगी सर्विस ऐसे होगी कि वो कहता है ये डिफेंडेंट को डिलीवर या उसको टेंडर की जाएगी।
क्या मतलब? डिलीवर का मतलब है उसको पहुंचाई जाएगी, उसके हाथ में दी जाएगी। टेंडर का मतलब ये है कि उस तक मुहैया की जाएगी, उसके किसी एजेंट तक, उसके ऑफिस तक पहुंचाई जाएगी, तो ये उसकी तामील हो जाएगी और ऐसी कापी होगी जिसके ऊपर अदालत के दस्तखत भी होंगे और मोहर भी होगी। उसके बाद 10A रूल 10A के अंदर वो बताता है कि जैसे 9 के अंदर उस ऑफिसर को डाक जाएगी ना, तो बैक वक्त एक डिफेंडेंट को भी डाक जाएगी और उसके ऊपर या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए जाएगी, डाक के ज़रिए, और माँ रसीद वापसी, या फिर एक्नॉलेजमेंट ड्यू के ज़रिए जाएगी, यानी कि किसी कुरियर सर्विस के ज़रिए जाएगी। तो फिर ये जब उसको पहुंच जाएगी और उसकी रसीद वापस आ जाएगी, तो उसके ऊपर अगर तो उसके सिग्नेचर हैं, अगर तो उसके ऊपर मुदालह के दस्तखत हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट है, तो इसका मतलब है सर्विस हो गया। और अगर उसका इनकार है तो इसका भी मतलब यही है, प्रिमा फेशी यही मतलब है कि इसकी सर्विस हो गई है। अदालत बादी नज़र में यही समझेगी कि इसकी सर्विस हो गई है। और जनरल क्लासेस एक्ट 1897 के सेक्शन 27 भी यही कहता है कि अगर रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए समन भेज दिया गया डिफेंडेंट को, तो इसका मतलब है कि वो ड्यूली इफेक्टेड हो गया है। उसके बाद है जी रूल 11 के अंदर वो बताते हैं कि अगर एक से ज़्यादा मुद्दाले हैं, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं, तो हर डिफेंडेंट को अलग अलग समन भेजा जाएगा। उसके बाद रूल 12 के अंदर वो बताता है कि जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा उसके ऊपर इन पर्सन, डिफेंडेंट के ऊपर इन पर्सन इसकी सर्विस कराई जाएगी। और अगर उसका कोई एजेंट मौजूद है उसकी इस जुरिस्डिक्शन के अंदर, कौन सा एजेंट? जो हमने ऑर्डर 3 के रूल 2 के सब क्लास 1 के अंदर या ए के अंदर पढ़ा था कि वो एजेंट जिसको पावर ऑफ अटार्नी के ज़रिए एजेंट बनाया गया है, ये उसकी बात हो रही है। अगर वो मौजूद है तो फिर उसके ऊपर भी समन हो गया, तो ये भी काफ़ी होगा। तो रूल 12 किसके साथ बेस करता है? रूल 12 बेस करता है इन पर्सन सर्विस के साथ। उसके बाद रूल 13 के अंदर वो बताता है कि अगर वो बंदा जिसका केस है, जो डिफेंडेंट है, जिसको समन करना है, वो तो उस अदालत की जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं है, लेकिन उसका एजेंट, कौन सा एजेंट? जो उसकी जगह यहाँ पर बिजनेस कैरी कर रहा है उसका, यानी कि ऑर्डर 3 के रूल 2 के अंदर जो हमने रिकॉग्नाइज एजेंट दूसरा पढ़ा था कि जो उस अदालत की जुरिस्डिक्शन के अंदर उस बंदे का बिज़नेस कैरी कर रहा है, तो वो भी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट शुमार होगा। तो ये उसकी बात हो रही है कि अगर वो अदालत की उस जुरिस्डिक्शन के अंदर उसका कोई बिज़नेस कैरी कर रहा है, और शर्त यह है कि ये केस भी उसी बिज़नेस के साथ रिलेटेड हो, तो फिर उसके ऊपर भी समन किया जा सकता है। और इसके अंदर जो शिप का मास्टर होगा, यानी कि कोई बहरी जहाज़ है और उसका मास्टर है, तो वो भी इसका एजेंट कहलाया जाएगा और उसको भी समन दिया जा सकता है। उसके बाद रूल 14 के अंदर वो बताता है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसके साथ कोई रॉन्ग हो गया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग क्या होता है? एक ट्रेसपास होती है, दूसरा पब्लिक न्यूसेंस होता है। ये दो मिसालें हम लेते हैं अक्सर। अगर इस किस्म का कोई मामला है और इससे रिलेटेड कोई आपने रिलीफ लेना है, कोई कंपनसेशन लेनी है, और जिसकी प्रॉपर्टी है वो भी इस अदालत की जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता और उसका कोई एजेंट भी नहीं है, तो फिर वो बंदा जो उस प्रॉपर्टी का इंचार्ज है मौके के ऊपर, वक्ती तौर पर, वो एजेंट नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का उसको सिर्फ चार्ज दिया गया है, तो फिर उसके ऊपर भी समन की सर्विस कराई जा सकती है। उसके बाद है जी रूल 15। रूल 15 के अंदर वो बताता है कि जैसे हमने रूल 12 के अंदर पढ़ा कि इन पर्सन या फिर एजेंट, इसके ज़रिए कराई जाएगी, यानी कि इन पर्सन सर्विस जो होती है वो ऐसे होगी। अगर वो बंदा इन पर्सन नहीं है, यानी कि वो घर में नहीं मिलता, तो फिर उसके एडल्ट मेल मेंबर, घर के उसके किसी बालिग मर्द के ज़रिए भी सर्विस कराई जा सकती है और ये भी सही सर्विस तस्वर की जाएगी। लेकिन इसके अंदर जो घर का नौकर है वो घर का मेंबर शुमार नहीं किया जाएगा। अगर घर के नौकर को समन पकड़ा दिया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि घर के एडल्ट मेंबर को समन दे दिया है। और इसके बाद इसकी एक ये शर्त है कि उसका वो जो एडल्ट मेंबर है वो उनके साथ भी रहता हो। ये नहीं कि वो कोई और रहता है और फिर आपने उसको सर्विस करा दी, नहीं, वो उनके साथ ही रहता हो। और सिर्फ उसकी एब्सेंस, डिफेंडेंट की सिर्फ घर में एब्सेंस, मौके के ऊपर टेम्प्रेरी एब्सेंस, वो भी इसमें शुमार नहीं होगी। वो जो तामील कुनंदा है उसको बार बार जाकर चेक करना पड़ेगा और उसको पूरी एफर्ट करनी पड़ेगी कि क्या उसका भाई वहाँ पर, क्या यानी कि वो बंदा डिफेंडेंट वहाँ पर रहता ही नहीं है या आता ही नहीं है। ये नहीं है कि वो घर से कहीं काम गया हो और उसके भाई को दे दें, कोशिश करनी होगी कि उसको इन पर्सन हाथ में देना होगा। उसके बाद इसके ऊपर एक केस ला है 2013 YLR पेज नंबर 909 लाहौर। इसके अंदर ये हुआ था, इसके अंदर ये हुआ कि एक बंदे ने दूसरे बंदे के ऊपर दावत दिलापाने दायर किया ज़ेरे ऑर्डर 37 रूल 12, और उस डिफेंडेंट के ऊपर जो समन कराया गया वो उसके भाई के ज़रिए कराया गया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ। अदालत ने उसके खिलाफ एक तरफ़ा फैसला कर दिया। उसने एक तरफ़ा मनसूखी की दरख्वास्त दे दी जो कि अदालत ने
खारिज कर दी। उसके बाद वो इस अदालत के हुक्म डिग्री के ख़िलाफ़ अदालत आलिया हाई कोर्ट के अंदर गया, तो हाई कोर्ट ने भी उसकी इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। किस ग्राउंड के ऊपर? इस ग्राउंड के ऊपर कि अदालत ने कहा कि आपके ऊपर जो भाई के ज़रिए एडल्ट मेल मेंबर ज़ेर आर्डर 5 रूल 15 आपके ऊपर भाई के ज़रिए तामील हो गई थी, तो उसने कहा कि मेरा भाई मेरे साथ रहता नहीं है और मेरे उसके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, उसने मुझे नहीं बताया, अदालत अखबार नहीं हुआ और अखबार इख्तियार नहीं हुआ, मुझे नहीं पता चला। अदालत ने कहा कि अखबार इख्तियार तब होता है जब डिफेंडेंट तामील से बच रहा हो या भाग रहा हो। जब आपके ऊपर तामील हो गई है तो फिर अदालत अखबार इश्तिहार का हुक्म नहीं करती। तो ये अदालत ने उस केस में हेल्ड किया कि अगर भाई के ज़रिए सर्विस हो गई है तो ये फिर वैलिड सर्विस मानी जाएगी। उसके बाद जैसे रूल 10 के अंदर हमने पढ़ा कि जो एक कॉपी डिफेंडेंट को भेजी जाएगी, 10A के अंदर तो हमने पढ़ा कि रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भेजी जाएगी, 10 के अंदर हमने पढ़ा कि एक कॉपी भेजी जाएगी। तो वो कापियाँ बेसिकली 3 होंगी, ठीक है। एक कापी उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भेजी जाएगी, दूसरी 2 कापियाँ उसको भेजी जाएंगी डिफेंडेंट को, जिसके ऊपर एक कापी तो उसको दे दी जाएगी, दूसरी कापी की बैक के ऊपर दस्तखत करके वो तामील कुनंदा अदालत के अंदर वापस लाएगा। तो इसी रूल के अंदर यही बताया गया है कि जो दूसरी कापी होगी उसकी बैक के ऊपर उसकी एक्नॉलेजमेंट ली जाएगी। अगर जैसे हमने 12 में पढ़ा उसके ऊपर इन पर्सन या एजेंट के ऊपर तामील करानी है, अगर उसके ऊपर कराई है तो उसकी सिग्नेचर, अगर उसके एजेंट के ऊपर कराया है तो उसके सिग्नेचर लाकर अदालत के अंदर वापस दिए जाएंगे। इसी तरह जैसे हमने CRPC के सेक्शन 68 के अंदर फॉर्म ऑफ समन के अंदर पढ़ा था, तो उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि समन के 2 पर्थ होंगे। तो यहाँ भी यही बात है कि समन के 2 पर्थ होंगे, एक तो उस बंदे को दे दिया जाएगा, दूसरा उसके ऊपर सिग्नेचर करा के अदालत में वापस लाया जाएगा। उसके बाद है जी ऑर्डर 5 रूल 17। ये वो ऑर्डर है जिसके ज़रिए अदालत चिस्पाइंदगी का ऑर्डर करती है, फिक्सेशन का ऑर्डर करती है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि अगर डिफेंडेंट या उसका एजेंट नहीं मिल रहे या रिफ्यूज़ कर रहे हैं, या वो जो तामील करंदा है प्रोसेस सर्वर है उसने अंत तक कोशिश के बाद बहुत कोशिश की, उसको ना तो कोई डिफेंडेंट मिला, ना उसका मेल एडल्ट मेंबर मिला, ना उसको कोई उसका एजेंट मिला, यानी कि तामील नहीं हो रही, या फिर वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उसको क्या ऑर्डर होगा? उसको ये ऑर्डर होगा कि वो उस डिफेंडेंट के घर के आउटर हाउस यानी कि उसके घर के बाहर या उसके घर की कोई कंस्पिशियस पार्ट पर यानी कि मशहूर जगह पर उस ऑर्डर को, उस समन को चस्पा कर देगा, एफिक्स कर देगा, और दूसरी कापी अदालत के अंदर ले आएगा और उसके ऊपर लिखेगा कि किन सर्कमस्टांसेस में उसने ऐसा किया और किस बंदे की मौजूदगी में उसने ऐसा किया। यानी कि जो हम ऑर्डर पढ़ते हैं चिस्पाइंदगी की वापसी का, तो फिर उसके ऊपर लिखा होता है कि मैं गया था, वहाँ पर मुझे फ़लाँ नामी शख्स मिला, उसने मुझे बताया कि फ़लाँ डिफेंडेंट का ये घर है, तो फिर मैंने उसकी मौजूदगी में ये ऑर्डर वहाँ पर चिस्पा किया और उसकी दूसरी कापी ये मैं लेकर आया हूँ। तो ये चिस्पाइंदगी का बेसिकली प्रोसीजर होता है। तो ये वो रिपोर्ट ले आएगा, उसके अंदर वो लिखेगा कि उसने किसकी मौजूदगी में, जिसकी मौजूदगी में किया है उस बंदे का नाम और पता भी लिखा जाएगा कि इसकी मौजूदगी में मैंने ऐसा किया है, और इसने पूरा पेन उठाना है, इसने बार बार जाना है, इसने पूरी कोशिश करनी है कि डिफेंडेंट को ढूंढने की। उसके बाद भी अंत तक कोशिश के बाद भी वो नहीं मिलता, तो फिर उसके घर के बाहर या जहाँ पर वो बिज़नेस कैरी करता है वहाँ पर, या वो जहाँ पर पर्सनली वर्क फॉर गेन यानी कि उजरत पर काम करता है वहाँ पर ये समन को एफिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद रूल 18 के अंदर वो बताता है कि जैसे रूल 16 के अंदर हमने पढ़ा कि एक कापी उसको दी जाएगी, दूसरी कापी ये वापस ले आएगा उसके सिग्नेचर लेकर, तो उस कापी के ऊपर भी एक रिपोर्ट होगी, उसके ऊपर भी ये लिखेगा कि किस वक्त और किस मैनर में इसके ऊपर सर्विस कराई है, यानी कि इन पर्सन कराई है या एजेंट के ज़रिए कराई है या किस तरीके से कराई है, ये भी लिखेगा कब कराई है। और साथ में एक इसका भी आइडेंटिफायर होगा, एक बंदे का नाम और पता लिखेगा कि जो देख रहा था मैंने इस बंदे के ऊपर समन की सर्विस कराई है या डिलीवर कराया है या टेंडर कराया है, उस बंदे का नाम भी यानी कि एक आइडेंटिफायर होगा इसका, और उसका भी नाम और पता उस कॉपी की रिपोर्ट के ऊपर लिख कर अदालत के अंदर जमा कराएगा। उसके बाद रूल 19 के अंदर है कि उस सर्विंग ऑफिसर की एग्जामिनेशन यानी कि तामील करंदा की एग्जामिनेशन की जाएगी, उसका बयान लिया जाएगा। क्या बयान? कि जैसे रूल 17 के अंदर हमने फिक्सेशन पढ़ा है, तो उसके अंदर वो एफिडेविट देता है, अगर उसने एफिडेविट दिया है या एफिडेविट नहीं दिया तो उसको बुलाया जाएगा, अदालत उसका ऑन ओथ एग्जामिनेशन करेगी कि क्या उसने सही तरीके से सर्विंग कराई है। खुद भी कर सकती है अदालत, किसी और अदालत से भी करा सकती है, और अदालत उसकी प्रोसीड्स को टच करेगी यानी कि उसकी कार्रवाई को देखेगी कि वो क्या कार्रवाई करके आया है। तो फिर अदालत उसकी कार्रवाइयों को देखने के बाद ये भी कह सकती है कि हाँ बिल्कुल ठीक समन हुआ है, सर्विस ठीक हुई है, या अदालत कोई और ऑर्डर मुनासिब समझे तो अदालत वो भी कर सकती है।
उसके बाद है जी ऑर्डर 5 रूल 20, और इस रूल के तहत अदालत अखबार का आर्डर करती है। जो हम अदालतों में देखते और सुनते हैं कि अदालत ने अखबार का आर्डर कर दिया, वो ऑर्डर 5 रूल 20 के तहत करती है। इसमें यह होता है कि जब अदालत देखती है कि डिफेंडेंट समन की सर्विस से भाग रहा है या फिर किसी और तरीके से उसके ऊपर सर्विस नहीं हो रही, और अगर हम पढ़ें जैसे हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 87 CRPC, तो उसके अंदर भी ऐसा ही प्रोसीजर है, यही वर्डिंग है कि जब वो वारंट से या समन से भाग रहा है तो फिर अदालत अखबार इश्तिहार का आर्डर करती है। तो यहाँ भी अदालत यही आर्डर करती है। तो अगर अदालत देखती है कि वो भाग रहा है या किसी और तरीके से उसके ऊपर समन की तामील नहीं हो रही, तो फिर अदालत ये तरीके अपना सकती है। कौन कौन से? अदालत उसके घर के बाहर चस्पाइंदगी कर सकती है, अदालत UMS या कुरियर सर्विस इसके ज़रिए, अर्जेंट मेल सर्विस या कुरियर सर्विस के ज़रिए भिजवा सकती है, अदालत टेलीग्राम, फोनोग्राम, फैक्स, रेडियो, टेलीविज़न ये तरीका अपना सकती है। अदालत क्या कर सकती है? अदालत उसकी लोकेलिटी के अंदर ड्रम बीटिंग करा सकती है। अदालत अखबार के अंदर फिक्सेशन अखबार इश्तिहार का आर्डर कर सकती है। तो इनमें से अदालत सारे तरीके भी अपना सकती है, कोई एक तरीका भी अदालत अपना सकती है। और उसके बाद जैसे ये सब्सटीट्यूटेड, इसको कहते हैं सब्सटीट्यूटेड सर्विस, मुतबादल सर्विस, अगर अदालत ने ये सब्सटीट्यूटेड सर्विस का आर्डर कर दिया है तो इसका मतलब ऐसे होगा कि जैसे अदालत ने उसके ऊपर पर्सनली सर करा दिया, और इसका मतलब हो गया जैसे उसके ऊपर अखबार इश्तिहार का मतलब यही होता है कि उसके ऊपर इन पर्सन सर्व हो गया है। लेकिन अखबार वो होनी चाहिए कि जो उसकी लोकेलिटी के अंदर सर्कुलेट करती हो। उसके बाद वो कहता है कि अदालत उसकी हाज़िरी के दिन भी मुकर्रर कर सकती है, उसके लिए उसको टाइम भी दे सकती है, लेकिन 15 दिन दिए जाते हैं अक्सर, और 15 दिन के बाद अदालत एक्स पार्टी की उसके पास पावर आ जाती है। तो ये था जी सब्सटीट्यूटेड सर्विस। और ये जो अखबार का इश्तिहार होता है, ये अखबार वाले उस डिफेंडेंट के ऊपर ख़ुद भी सर्व कराते हैं। जब अदालत अखबार में इश्तिहार देते हैं तो अखबार वाले भी डिफेंडेंट के घर पे ये भेज देते हैं। उसके बाद है जी रूल 21। रूल 21 के अंदर है कि अगर डिफेंडेंट अदालत की जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है तो फिर क्या होगा। तो इसके बारे में हम सेक्शन 28 के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि फिर उस अदालत की जुरिस्डिक्शन जिसके अंदर वो रहता है, चाहे वो और सूबे के अंदर भी क्यों ना हो, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज को भेज दी जाती है, और वो फिर अपने महताज सिविल जज से भी इसकी वो करा कर तामील करा के फिर वो हमें वापस भेज देता है। तो ये हमने 28 के भी प्रोसीजर हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसका 22 रिपील और 23 के अंदर भी वही प्रोसीजर है कि जब 21 के तहत हमने किसी और अदालत के जुरिस्डिक्शन में भेज दिया तो वो अदालत उसको सर्व करा के और उसका रिकॉर्ड कि उसने किस तरह प्रोसीड कराया और किस मैनर में इसको सर्व कराया है, वो एक रिकॉर्ड बना के दोबारा उस अदालत के पास भेज देगा जिसका वो समन होगा। उसके बाद जी रूल 24 के अंदर है कि अगर कोई बंदा जेल में है तो जेल सुपरिटेंडेंट को भेजा जाएगा और वो उसकी सर्विस कराएगा। इसी तरह रूल 25 के अंदर है कि अगर अदालत पाकिस्तान से बाहर है डिफेंडेंट और उसका पाकिस्तान में कोई एजेंट भी नहीं है और अदालत और उसके दरमियान पोस्टल सर्विस हो सकती है तो फिर अदालत पोस्ट के ज़रिए उसको भिजवा सकती है। उसके बाद 26 के अंदर है कि अगर बाहर रहता है और अदालत समझती है कि पोस्ट में बहुत टाइम लग जाएगा तो अदालत उस टेरिटरी में पाकिस्तान से बाहर कोई पॉलिटिकल एजेंट है पाकिस्तान का तो फिर अदालत उसके ज़रिए भी सर्विस करा सकती है। इसी तरह 26A और 27 के अंदर है कि अगर किसी रेलवे कंपनी में है या किसी और इदारे में है लेकिन पाकिस्तान से बाहर है तो फिर अदालत वहाँ के उस रेलवे कंपनी या उस हुकूमत के सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी के ज़रिए इसकी सर्विस करा सकती है। इसी तरह रूल 28 के अंदर है कि अगर आर्मी मैन है, सेलर है, कोई एयरमैन है तो उसके कमांडिंग ऑफिसर के ज़रिए उसकी सर्विस कराई जा सकती है। और उसके बाद रूल 29 के अंदर है कि जो अभी हमने सब पढ़े इनके पास जैसे जाएगा तो इन्होंने उसकी सर्विस करानी है और सर्विस करा के उसकी एक कापी उसके एंडोर्समेंट और सिग्नेचर लेकर फिर अदालत में वापस भेजनी है। और 30 के अंदर है कि अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसके रैंक ऐसे है कि उसको अदालत समन के बजाय उसको लेटर भेजना चाहती है, यानी कि उसका रैंक उसका ओहदा ऐसा है, तो फिर अदालत उसको वो लेटर भेजेगी, समन नहीं भेजेगी। और उस लेटर के अंदर वही पार्टिकल्स होंगे जो पार्टिकुलर्स होंगे जो समन के अंदर होते हैं और उसको उसी तरह सर्व कराया जाएगा। और अगर उसका कोई एजेंट है तो फिर उसके एजेंट के ऊपर भी समन सर्व कराया जा सकता है और इसके लिए अदालत कोई अपना ख़ास कासिद कोई मैसेंजर भी अपॉइंट कर सकती है जो इसकी समन की सर्विस करा कर आएगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर ऑर्डर 5 से रिलेटेड। उम्मीद है कि ऑर्डर 5 से रिलेटेड आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले टॉपिक में ऑर्डर 6 के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।